ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। आज हम एनर्जी एंड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Okay, what is electric field? An electric field is said to exist in the region of space around a charged object. This charged object is the source charge. When another charged object, the test charge, enters this electric field and an electric force acts on it. The electric force is defined as the electric force on the test charge per unit charge. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी आप स्टैटिक चार्ज को लें, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, ठीक है, तो इसका एक अपना फील्ड होगा। फील्ड यानी वो रीजन जिसमें इसका इन्फ्लुएंस, इसका असर दूसरा टेस्ट चार्ज फील कर सकता है। फील करने का मतलब ये है कि या तो उसको अट्रैक्ट कर लें और या उसको रिपेल कर लें। और ये भी आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करती हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। सही, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, सो यानी वो रीजन, द रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज where its influence can be affected by another charge। तो कोई भी चार्ज अगर आप इसके रीजन में रखते हैं, उस विसिनिटी में रखते हैं, जिससे वो उसको या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, तो उस रीजन, उस विसिनिटी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसमें दो यानी चार्जेस हैं, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो सोर्स चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी कोलम्बिक वैल्यू टेस्ट चार्ज से कम होती है। टेस्ट चार्ज हम अमूमन वो 1 कूलम का ही लेते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है। ओके, सो सोर्स चार्ज का जो है, जो फील्ड होता है वो सोर्स चार्ज का होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज चूँकि बहुत ही कम वैल्यू का होता है, तो इसलिए 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, सो यानी यूनिट उसका होता है। ओके, जो टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, उसका फील्ड बहुत ही थोड़ा होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये यानी इसकी फील्ड में फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये है टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये इसको, चूँकि ये बड़ा है, तो ये इसको रिपेल करके यानी धकेल देगा इसको। सो इट विल पुश इट आउट। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल, तो ये हुआ सोर्स चार्ज, ठीक है, और जो हमने टेस्ट के लिए रखा था वो हुआ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम कन्वेंशनली पॉजिटिव ही रखते हैं, ताकि हर दफ़ा हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ना लिखना पड़े, बल्कि हम यानी एरोस से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये सोर्स चार्ज जो है, ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सो एरोज़ बज़ दफ़ा आप बुक्स में देखा होगा, इस तरह के एरोज़ लगाए जाते हैं, ठीक है। सो क्या मतलब है? मतलब ये है टेस्ट चार्ज तो है ही पॉजिटिव, कन्वेंशन हमने लिया है। तो अगर ये लाइन बाहर की तरफ है तो इट मीन्स कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को शो करता है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपेल कर सकता है, नेगेटिव इसको रिपेल नहीं करता। सही, तो इसलिए एरोज़ की डायरेक्शन इंडिकेट कर रही हैं कि ये फोर्स, ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव है। ओके, सो जो टेस्ट चार्ज है हम इसको कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर सोर्स चार्ज फॉर एग्जांपल नेगेटिव है, सही है, और ये उसका है फील्ड, और टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा है जो कि कन्वेंशनली पॉजिटिव भी होता है, तो जाहिर बात ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फिर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर होंगी, सही, इस तरह। तो अगर हम बीच में ये नेगेटिव चार्ज ना भी लिखें, तो द एरोज डायरेक्शन
indirectly indicates that we have this negative source charge. Okay, so that was all about the electric field. The source charge, this may be positive, may be negative, and the test charge we can naturally assume it as positive charge. Okay. Okay, now electric field intensity. So we have studied about the electric field. Now what is the electric field intensity? The force applied on a unit positive charge. Greater is the force applied, greater will be the intensity of that source charge or that field. What does it mean? It means if we have a force of attraction, okay, so the greater is the force of attraction, greater is the uh, electric field intensity of that source charge. And similarly, force of repulsion भी हो सकता है. So if we have a stronger force of repulsion, so we will have stronger electric field. Okay, so जिस फील्ड जो फील्ड जितने ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो ये शिद्दत, ये इंटेंसिटी जो है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैथमेटिकली आप ये कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो ये कौन सा चार्ज है, किस पे फोर्स अप्लाई होता है? टेस्ट चार्ज. इससे मुराद टेस्ट चार्ज है. ठीक है, तो हम ये भी कहते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. सही. सो ये जो है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, फोर्स और ई. अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम ये भी कह सकते हैं ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू. सो एफ इज इक्वल टू ई क्यू. ये भी एक रिलेशन फोर्स का आ सकता है. सही, ये बाद में हम यूज़ करेंगे. इफ़ क्यू इज पॉजिटिव, एफ एंड ई आर इन द सेम डायरेक्शन, ये हमें पता है. इफ़ क्यू इज नेगेटिव, एफ एंड ई आर अपोजिट डायरेक्शन. सही. ई की ई जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. वो हम जब प्लेट चार्ज पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा. सही. ओके, ये है फील्ड अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज. सही. तो आप देख रहे हैं कि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है. तो इसको, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. सही. इलेक्ट्रिक लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव के लिए वो इनवर्ड होगा और पॉजिटिव के लिए वो आउटवर्ड होगा. अच्छा, अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जो रियल रियल में इस तरह के कोई एरोज नहीं होते. ये नहीं है कि आप कोई भी चार्ज रख लें तो फिर उससे जो है इस तरह के एरोज बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगी. ये सिर्फ यानी फील्ड की जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सही, कि फील्ड इस तरह है. सो अब हमने टेस्ट चार्ज रखा. ठीक है, तो ये इसको रिपेल करेगा. तो फोर्स और ई जो है वो सेम डायरेक्शन है. ठीक है, ये जो इस तरह रेड कलर में ये शो किया है, ये फोर्स की डायरेक्शन है. ठीक? और जो ब्लैक कलर है, ये ई की डायरेक्शन है. सो ई एंड एफ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ई जाहिर बात है चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो बाहर की तरफ जाएंगी. और ये, अब इसकी जो मोशन है, ये अट्रैक्ट होगा, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स का inward होगा. So E and F are in opposite direction in this case. सही. The arrows in a field are not the vectors. ये vectors नहीं है. These are lines of force. बस ये lines of force को represent करने के लिए है. जिस तरह आप लोग मैग्नेट में करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं. और आप वो उसको मैग्नेटिक, आप लोगों ने मैग्नेट देखा है, कोई इस तरह के उसमें एरोज वगैरह या लाइनें वगैरह नहीं होती. ये तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर यानी जब बुक में करते हैं तो इस तरह लाइंस जो हैं वो हम लगा देते हैं. ठीक है, सर नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह. ठीक है, और ये हमने अपने आप से नहीं बनाई, बाकायदा इसको यानी कंपास से हम, यहाँ आप लोगों ने मैट्रिक में एफएससी में एक्सपेरिमेंट किया होगा,
यहाँ पे कंपास रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे डॉट लगाते जाते हैं और फिर उन डॉट्स को मिला के इस तरह की वो फील्ड बनाया जाता है। सही, तो यहाँ पे भी वही केस है। Okay, the lines of force indicate the direction of the force on a positive charge placed in the field. Negative charges experience a force in the opposite direction. पॉजिटिव चार्ज हैं वो मैं बता चुका हूँ कि वो यानी जो इसको रिपल्शन मिल रही है, इसलिए वो आउटवर्ड इस तरह होगा। ये रेड मार्कर से इन्होंने शो किया है, और जो ब्लू मार्कर से शो किया है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड दैट इज ऑपोजिट टू these two are in opposite direction. ओके, अब ये तो था, इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। सही, यानी एक जो चार्ज होता है और इसके इर्द गिर्द वो फील्ड बनता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। सही, अब हम लाइन चार्जेस पढ़ते हैं। ये था पॉइंट चार्ज, अब ये है लाइन चार्जेस। दीज आर नाउ, क्योंकि लाइन के फॉर्म लाइन बना रहे हैं पूरा, एक ये भी और ये भी, ठीक है, तो इनको और इनको हम कहते हैं लाइन चार्जेस। ठीक है, यानी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, ये भी मैं इसको कह सकता हूँ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, सो लाइन चार्जेस। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, हम जो है वो लैम्डा से वो करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो कूलम पर मीटर या कूलम पर सेंटीमीटर इस तरह होता है। ठीक? जो क्यों है इसका कूलम है पॉइंट चार्ज का यूनिट, और जो लाइन चार्ज है फिर वो कूलम नहीं है, फिर वो कूलम पर मीटर में होता है। सही, यानी कितने लेंथ में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सही, अच्छा, अब हम आते हैं ये फील्ड बिटवीन द चार। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट हैं, तो लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कन्वेंशनली, ये कन्वेंशन है। ठीक है, यानी या तो इन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रिप्रेजेंट करना था या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो एक ही कन्वेंशन ले लें, ताकि मैं बता चुका हूँ अगर ये पॉजिटिव में ना लिखता यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ और यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, सो फिर भी आपको पता लगता कि लाइंस ऑफ फोर्स, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्लेट बना दूँ और यहाँ पे एक प्लेट बना दूँ, चार्ज प्लेट, ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह एरोज लगा दूँ, जबकि मैंने ना ऊपर प्लेट पे पॉजिटिव लिखा है और ना नीचे लिखा है, तो कन्वेंशन डिफाइंड है। कन्वेंशन डिफाइंड है तो इस वजह से अब मुझे आसानी से पता है कि ये वाले जो हैं ये पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये वाले हुए नेगेटिव, तो इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा, सो कन्वेंशन है ये, ठीक है, कन्वेंशन एक रिवायत बनाई हुई है मैंने। ओके, सो अच्छा, कुछ लाइंस आप लोग देख रहे हैं कि वो इस तरह स्ट्रेट हैं, कुछ इस तरह यहाँ पे थोड़ा कर्वी हो गया, यहाँ पे ज़्यादा कर्वी हो गया, यहाँ पे और भी ज़्यादा कर्वी हो गया। ठीक है, तो ये असल में क्या है कि ये लाइंस ऑफ फोर्स भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी इसको रिपेल कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ से भी इसको रिपल्शन मिल रही है, यहाँ से भी इसको रिपल्शन मिल रही है, तो ये सीधा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से भी रिपल्शन, यहाँ से भी रिपल्शन, सेम सेम रिपल्शन, तो इसलिए ये सीधा, बिल्कुल सीधा। ठीक, इसी तरह यहाँ से भी इसको रिपल्शन मिल रही है, यहाँ से भी इसको रिपल्शन मिल रही है। ठीक है, ये भी इसको रिपल कर रहा है, ये भी इसको रिपल कर रहा है, तो इसलिए ये भी बिल्कुल सीधा। सही, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, अच्छा ये यहाँ पे अधूरा इन्होंने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी इस तरह के वो बल्जेस होंगे, इसको बल्जेस कहते हैं। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इसको बल्जेस कहते हैं। सो मगर यहाँ पे इन्होंने वो यानी हाफ कट पिक इन्होंने शो किए हुए हैं। ओके, अच्छा, सो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये तो इसको रिपेल कर रहा है, मगर इसको रिपेल करने के लिए यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसलिए जाहिर बात है इसको एक ही रिपल्शन मिल रही है और वो है इस साइड पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, तो ये तो इसको रिपेल कर रहा है मगर ये इससे बहुत दूर है, ठीक है, इसी तरह ये भी इसको रिपेल कर रहा है मगर ये इससे बहुत, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें वो आएगा। ठीक है ना, कर्वेशन इसमें आएगी। इसी तरह यहाँ भी है, देखिए, मगर थोड़ा थोड़ा अब वो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्वेशन ज़्यादा है और यहाँ पे फिर नहीं है। ठीक है, तो ये जो जिसमें ये देखें, ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है हमेशा प्लेट से 90 डिग्री पे निकलेंगी।
इस तरह, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएंगे। अच्छा, सो इस रीजन को हम कहते हैं, ये सॉरी ये नहीं है इसमें, इसमें ये वाला, ये रीजन इसमें शामिल है। ये जो रीजन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। किस तरह वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। सही, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखिए ये प्लेट तो एंड होगा ना, तो ज़ाहिर बात है फिर यहाँ पे इस तरह के एंड्स में बल्जेस बनेंगी। तो इसलिए फ्लैट प्लेट कैपेसिटर्स में बस ये तरीका है कि अगर आप अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म फील्ड हासिल करना चाहते हैं तो इसके दो कंडीशंस हैं। एक तो आप इनके जो बीच स्पेस है इसको कम रखें, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन और द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज प्लेट should be reduced. So this is one method. The second method is to make it too lengthy. आप इसकी जो लेंथ है इसको बढ़ा दें, ठीक है? तो इससे भी यानी थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है, फील्ड आपको मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड हासिल करना चाहते हैं तो इसका तरीका है कि आप स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स लें। अब आप कहेंगे कि यानी ये इस तरह के जो प्लेट्स हैं इससे आप लोग फेमिलियर होंगे, एफएससी में है, इस तरह आप लोगों ने पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। और यहाँ पे देखें एक स्फेरिकल वो है इलेक्ट्रोड्स हैं। तो स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स इसमें ये है कि अगर आप लोग इनके गैप को, ये जो गैप है इनका, ठीक है, ये आप इनके डाय से कम ले लें, ठीक है। तो फिर ये आप लोग का नहीं, इनका जो डाया है सही, ये डाया है डायमीटर, और ये जी है। इफ़ जी इज़ लेस देन द डी, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर आप लोगों को यूनिफॉर्म फील्ड हासिल होगा। इसको कहते हैं स्फेरिकल। ये बॉल्स बड़े बड़े बॉल्स की शक्ल में होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो इसलिए इसको स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और हाई वोल्टेज में अमूमन ये वाले इस्तेमाल होते हैं, स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स। आप लोग वीडियोज़ में इसको देख सकते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ओके, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ चुके हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम इससे दूसरा फार्मूला वो करते हैं, डिराइव करते हैं। कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कूलम लॉ क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन between the two parts between the two charges is directly proportional to the magnitude of their charges। इन दोनों का, ये इसमें एक है सोर्स चार्ज और ये इसमें है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए अमूमन या क्यू डैश हम लगा लेते हैं या क्यू नॉट लगा लेते हैं, इस तरह की कोई इंडिकेशन कर लेते हैं ताकि हमें सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का पता लग सके। तो इस तरह क्यू नॉट आप करें। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन दीज टू, या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, डिपेंड करता है इसकी इस पर कौन सा चार्ज है। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो है इनकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। यानी अगर ज़्यादा इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, अगर इनका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 5 नैनो कूलम बनता है, ठीक है, और दूसरे हम चार्जेस देते हैं उसका जो है वो 10 बनता है, तो जो 5 है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो है वो कम है होगी, और 10 एनुकुलम वाले में ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है। सो कूलम, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये जो चार्ज है अगर ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा आप ये वाला यहाँ पे लेते हैं और ये यहाँ पे लेते हैं, ये टेस्ट चार्ज हैं दोनों, और ये है सोर्स चार्ज, ठीक है। सो ये
अलग एक्सपेरिमेंट है, ये अलग एक्सपेरिमेंट है, दोनों के चार्जेस की वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल इसका 1 नैनोकूलम है और इसका है 5, इसी तरह यहाँ पे भी 1 नैनोकूलम और 5, ठीक। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये जब नॉमिनेटर की वैल्यू है वो तो सेम आ जाएगी, मगर जिन डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो दोनों के डिफरेंट है, यानी आर इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पे सेपरेशन कम है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कम है और यहाँ पे आर की वैल्यू ज़्यादा है। तो जहाँ पे कम है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन वो ज़्यादा होगा, ये ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और स्क्वायर टाइम्स इन्वर्सली है, ठीक है। सो यानी अगर आर 2 है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो है वो 4 टाइम्स होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। अगर सेपरेशन में 3 है तो 3 स्क्वायर 9, तो फोर्स ऑफ वैसे यानी ये गैप जो है वो 1 मीटर फॉर एग्जांपल ज़्यादा हुआ या 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हुआ, मगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो 1 कूलम ज़्यादा नहीं हुआ, 1 न्यूटन ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि वो 4 से 9 यानी 5 टाइम्स और ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी पहले 4 था तो अब 2 पॉइंट इस तरह 5 टाइम इस तरह ज़्यादा हो गया, सही। सो इसलिए स्क्वायर टाइम्स है ये, ठीक है, 2 टाइम्स नहीं है बल्कि स्क्वायर टाइम्स है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अच्छा, सो एफ ये कह रहा है, तो अब ये एफ वैल्यू लें और यहाँ पे पुट कर दें, तो वी विल गेट के। अच्छा, के क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। क्यू डैश ओवर ये क्यू नॉट यहाँ पे भी है, सही, यानी ये क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर था और नीचे ये इसका भी क्यू नॉट था, तो ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो गया, तो सो यू विल गेट इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये क्यू जो है ये आपको पता है ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो ये एक दूसरा फार्मूला आ गया ई के लिए, ये पहला वाला ये है एफ ओवर क्यू, दूसरा है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये के क्या है, दिस इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये परमिटिविटी है, सही, और के इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, अब ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी और ये रिलेटिव परमिटिविटी, यानी ये एक क्या है, सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कौन सा मटेरियल पड़ा हुआ है ये इस पर भी डिपेंड करता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और ये 2 एक्सपेरिमेंट हुए, सही, और इसका जो है वो 5 नैनोकूलम है, इसका भी 5 नैनोकूलम है। एक्सपेरिमेंट यानी जब आप एक पैरामीटर को स्टडी करते हैं, तो बाकी पैरामीटर्स को आप कांस्टेंट ले लें और इसको चेंज कर दें, तो इस तरह से आप लोगों को उस फैक्टर की स्टडी करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब इसका जो है ये 1 नैनोकूलम, ये भी 1 नैनोकूलम, इन दोनों के जो बीच डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ओके जी, ये सारे डिस्टेंस क्यों और ये सारे जो है वो सेम आ गए। अब यहाँ पे जो मटेरियल है वो फॉर एग्जांपल है एयर, यानी कुछ भी पड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इन यानी एयर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच जो है फॉर एग्जांपल आप क्या रखिए, ऑयल रख दें या कोई और गैस रख दें या वाटर रख दें, सही। अब मटेरियल यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे मटेरियल है एयर, यहाँ पे मटेरियल है ऑयल या वाटर कोई भी, ठीक है। सो अब इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्जन है, आप कहेंगे कि दोनों की सोर्स की वैल्यू भी सेम है, दोनों की टेस्ट चार्ज की वैल्यू भी सेम है, सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड टेस्ट चार्ज वो भी 2 सेंटीमीटर, तो फिर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों या फोर्स ऑफ रिपल्जन इन दोनों में जो होगा इस एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट वो सेम होगा, नहीं, सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस पे और इस पे फोर्स का वो नहीं है, डिपेंड नहीं है, बल्कि फोर्स का डिपेंड इस पे भी है और इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सही। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो आप लोग यानी एयर की, फिर हम कहेंगे कि यार कौन सा वाला ज़्यादा है कौन सा कम है, तो हम एक बॉर्डर लाइन लगा दें
और फिर हम कहेंगे कि अगर इससे ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है और इससे कम है तो कितना कम है। ये हम इसकी वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, और हमने वो वैक्यूम दिया, यानी खाली जगह, खला, ठीक है ना, खला, जिसमें एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1। एयर का जो है फिर वो 1.008 बनता है। तो अमूमन हम फिर ये कहते हैं कि एयर का और वैक्यूम का वो एक ही जितना है, 1.0008, ठीक है। सो अच्छा, अब ऑयल का, माइका का और वाटर का और मुख्तलिफ गैसेस हैं, सब्सिड्स गैस है, CO2 गैस है, N2 गैस है, H2 गैस है। ये तो मुख्तलिफ ये ऑयल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, सही। सो मिनी सिलिकॉन ऑयल है, ईस्टर है, ठीक है, इसी तरह। तो ये मुख्तलिफ मटीरियल हैं, तो हम फिर इसका सारा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और इसका वैक्यूम के साथ वो ले लेते हैं। फिर हम कहते हैं अगर किसी की वैल्यू 2 है तो हम ये कहते हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ वैक्यूम है, यानी वैक्यूम से 2 टाइम्स इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ज़्यादा है। अगर किसी की 4 है तो वो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, तो इसलिए हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव आपको पता है यानी बनिस्बत, ठीक है, तो बनिस्बत वैक्यूम के, ठीक है। तो ये सही एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया, यानी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक मीटर है, एक मीटर को इन्होंने एक खास लेंथ को इन्होंने नाम दिया है, दिस इज़ 1 मीटर। अब पूरी दुनिया के लेंथ जो हैं वो अपने इस मीटर के साथ कंपेयर कर लें, और अगर कोई लेंथ जो है वो 5 टाइम्स ऑफ दिस है तो ये फिर हम कहते हैं ये 5 टाइम्स ऑफ मीटर है, यानी 5 मीटर है। तो सारा जो है वो अगर ये मीटर फॉर एग्जांपल इतना होता, कम होता, इतना होता, तो फिर इसके हिसाब से कंपैरिजन होती, ठीक है। वज़न 1 किलो है, 1 किलो इन्होंने इतना दिया है, अगर फॉर एग्जांपल वो इतना लेते तो फिर हम इसके साथ फिर ये 1 किलो कहलाता। तो ये सारी वो कंपैरिजन होती है, रिलेटिव वो मेजरमेंट होती है, सही। तो ये चीज़ अच्छा, अब ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, और इस एग्ज़ाम्पल में इन्होंने 2 वो लिए हैं, सोर्स चार्जेस दिए हैं। एक सोर्स चार्ज ये है और एक सोर्स चार्ज ये है, और दिस इज़ द पॉइंट चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज, ठीक है। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि आप लोग इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों से कंबाइन, मुझे एक अलग-अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट में पड़े हुए हैं। इससे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो हम ये एक ले लेते थे, फिर उसे हटा के दूसरा ले लेते थे। अब इस तरह नहीं है, अब दोनों एक ही, यानी ये भी है, ठीक है, और ये भी है, और टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, एक ही लाइन में पड़े हुए हैं। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि आप एक ये सोर्स चार्ज ये ले लें, दूसरा सोर्स चार्ज ले लें और टेस्ट चार्ज इन दोनों के बीच रख दें, इस तरह भी हो सकता है। इस तरह भी हो सकता है कि आप ये दोनों लाइन में पड़े हुए हैं और ये इसके साथ इस तरह ट्रायंगल की शेप में पड़ा हुआ है। तो ये सारा हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, हमारे कोर्स का हिस्सा है। सो फिलहाल हम सिंपल से स्टार्ट लेते हैं, हम एक ही लाइन में दोनों को रख देते हैं, और एक ही लाइन वो ये है कि दोनों सोर्स चार्ज एक साइड पे और टेस्ट चार्ज दूसरी साइड पे, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने शो किया। अच्छा, और एक सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अब ये देखना होगा ये जो है इसको, अच्छा, और ये भी बताएं कि ये इसको अट्रैक्शन मिलेगी या रिपल्जन मिलेगी, क्योंकि ये इसको कर रहा है रिपेल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये तो है ही पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, और ये जो नेगेटिव है ये इसको कर रहा है अट्रैक्ट, सही। तो अब ये देखना होगा कि इसको आखिर में या तो अट्रैक्शन मिलेगी या रिपल्शन मिलेगी, इस तरह तो नहीं होगा कि ये इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है, ठीक है, या इधर ये जाएगा एट द एंड या इधर जाएगा, ठीक है ना, ये आखिर में फैसला होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये देखते हैं कि इसको इसको फोर्स कितनी मिलेगी, ठीक है, कितनी शिद्दत से इसको फोर्स मिलेगी, और दूसरा ये है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो कितनी शिद्दत से जाएगा, कितनी इंटेंसिटी से जाएगा, और इस जानब जाएगा तो वो किस, और इसका जो है वो आप लोगों ने वो करना है आप लोगों ने बताना है कि वो क्यों इस तरह है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि E इज़ द समेशन ऑफ E इंडिविजुअल्स, ठीक है, E आई इज़ फ्रॉम
1 अप टू n, ठीक है। जितने सोर्स चार्ज होंगे उतनी आई की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो ये आईज हैं, ठीक है। तो एक आई फ्रॉम 1 to 2 है यहाँ पे, सही। सो ई इज इक्वल टू E1, ठीक है, प्लस E2। ओके, सो अच्छा जी, इन्होंने दिया है ये जो Q1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम गिवन है, सही। यहाँ तक डेटा है, फिर उसके बाद यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये सोल्यूशन, इससे पहले ये डेटा है, गिवन डेटा है, ठीक है, गिवन डेटा। ओके, ये Q1 है, तो इसकी वैल्यू है +1 माइक्रोकूलम, मतलब ये प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है और इसकी वैल्यू है Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। सो ये माइनस होगा, सही। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहले एक का फाइंड करने के फिर दूसरे का, फिर हम इसको सम अप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो फिर सम का मतलब यहाँ से यानी ये होगा E1 प्लस ये -E2, इस तरह, ठीक है, प्लस या और माइनस, तो या आप फिर यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ओके, ये भी इन्होंने बताया है कि 1 और 2 के बीच जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, और 2 और टेस्ट चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। दिस इज़ 5 मीटर और दिस इज़ 6 मीटर, ये भी इन्होंने गिवन किया है। ओके, सो E2 इस ये वाला, सही। K/Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए E2 जो है वो इस साइड पे होगा, देखिए E2 जो है वो इन्होंने इस साइड पे शो किया, ये वाला E2 है, दिस इज़ E2 एंड दिस इज़ E1। और ये ब्लू लाइन में ये नेट ई है, ये बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस तरफ क्यों है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें, इन दोनों में E2 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टेस्ट चार्ज, और इन दोनों में 1 और टेस्ट चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो रिपल्जन को हम इस साइड पे इसको पुश कर मिलेगी, इससे ये E1 है। ओके, सो के क्यू के के की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है 8.9 इंटू 10⁹9, या अमूमन हम इसको 9 इंटू 10⁹9 भी कहते हैं, 9 इंटू 10⁹9। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय Q2 एब्सोल्यूट है, यानी इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, तो 2 जब नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो वो 2 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 और इसका भी जो डिस्टेंस है इन्होंने दिया है वो 6 मीटर है, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 5 इंटू 10⁻2 कूलम पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, सॉरी। ओके, E1, अब हम E1 की तरफ आते हैं। E1 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो K और ये 1 माइक्रोकूलम KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 11 बनता है, क्यों? डिस्टेंस जो है सोर्स चार्ज का और टेस्ट चार्ज का काउंट होगा। अब ये डिस्टेंस इन्होंने दिया है वो है 5 और ये वाला है 6, तो 5 + 6 होगा ना फिर, ठीक है। तो 5 + 6 11, तो 11 स्क्वायर, और ये आ गया इससे वैल्यू ये। तो एक तो ये है कि इसकी क्यू भी ज़्यादा थी और डिस्टेंस भी कम था, और इसकी क्यू भी की वैल्यू भी कम है, 1 माइक्रोकूलम है, और दूसरा डिस्टेंस भी, तो दो लिहाज से दोनों इसका नुकसान है, ठीक। तो इसलिए इसकी ई की वैल्यू ये 0.7 इंटू 10⁻2 है, और ये 5 इंटू 10⁻2 है। अच्छा, अब हम ये चूँकि ग्रेटर माइनस लेस होगा, और ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर E1 भी इस तरह होता, और ये नहीं, मतलब वेक्टोरियल एडिशन होगी, देखिए यहाँ पे ई के ऊपर वेक्टर का निशान है, और यहाँ पे भी के वेक्टर, मतलब ये है कि यहाँ पे जो समेशन होगी वो वेक्टोरियली आप देखेंगे, वेक्टर से आपको अंदाज़ा होगा। अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, दोनों लाइन है, अगर सेम है तो फिर दोनों ऐड कर लें, अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक ही लाइन में नहीं होते, एक वेक्टर ये होता है तो दूसरा वेक्टर ये इस तरह होता है, तो फिर एंगल्स हम फिर रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट्स का सहारा लेते हैं और इसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं और सब वो सारा चक्कर होता है, आपको पता ही है। ये हम करेंगे भी सही। सो E1 ये और E2 ये, ठीक है, और E2 की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻² है, तो इसलिए E2 एरो हमने बड़ा बना दिया और E1 एरो हमने कम बना दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सही। सो ये वाला पोर्शन तो E1 का इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अगर ये वाला E2 का रह जाएगा, तो इसलिए नेट डायरेक्शन जो है वो E की वो यानी वही होगी जो कि E2 की है, सही। अलबत्ता मैग्नीट्यूड जो है वो 5 का 5 नहीं रहेगा, बल्कि 5 माइनस 5 इंटू 10⁻² माइनस 0.7 इंटू 10⁻², इसको इससे माइनस कर देंगे। इस माइनस का रीज़न मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। और ये 4.3 इंटू, तो मैग्नीट्यूड भी आ गई इसकी और डायरेक्शन भी आ गई है, सही। अच्छा, सो अब है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, सही। यानी मैं आपको बता दूं कि अगर वर्क डन, ठीक है, अगर ये एक फील्ड है क्यों प्लस क्यों, सही, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेस चार्ज रखता हूँ, ठीक है, और मैंने इस पे रखा और हाथ हटा दी, तो जब हाथ हटा दिए मैंने, तो ये इसको फील्ड से बाहर कर देगा और रिपेल कर देगा, धक्के देकर बाहर निकाल देगा। ये इसने खुद किया, हमने कोई वर्क डन नहीं किया, हमने इस पे कोई वर्क डन नहीं किया, ये नेचुरली इसने खुद किया, सही। तो इसको वर्क डन नहीं कहते। वर्क डन वो होगा जब हम इसको अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएंगे, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं रख दूंगा और हाथ हटा दूंगा, सो कोई वर्क डन नहीं हुआ। और अगर मैं इस यहाँ से यहाँ पे इसको अगेंस्ट द फील्ड लेके आना चाहता हूँ, तो ये खुद ब खुद नहीं होगा। अब मुझे इसके लिए एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए होगी, और ये जो वर्क डन है ये कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो द वर्क डन on a test charge to move it from the potential VA to potential VB, तो पोटेंशियल ए से पोटेंशियल बी तक लाने के लिए जो क्यू पे मैंने हरकत दी है, ठीक है, इसको कहते हैं उसका वर्क डन, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल से मैं लाना चाहूँगा, यानी वी ए वी बी अगर बहुत ज़्यादा दूर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस में बहुत ज़्यादा है, तो फिर जारी बात है वर्क डन मुझे ज़्यादा करना होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो फिर वर्क डन भी कम करना होगा। इसकी मिसाल आप बिल्कुल ग्रेविटी से ले सकते हैं, सही। अब ये जो है, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल आपका है कुआँ, ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने पानी चढ़ाना है इस फ्लोर पे, ठीक है, और ये दूसरा फ्लोर है और ये तीसरा फ्लोर है और ये फोर्थ फ्लोर, यानी यहाँ पे एक टंकी लगी हुई है, यहाँ पे भी एक टंकी है, यहाँ पे भी टंकी और यहाँ पे और एक मोटर है। अब अगर ये मोटर यहाँ से यहाँ पे पानी लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी डिफरेंस कम है, तो इसलिए इसे कम वर्क डन करना होगा। अगर ये है यहाँ से यहाँ तक पानी चढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पे अब ग्रेविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो अब इसे ज़्यादा यानी मजबूत मोटर चाहिए होगा। कमज़ोर मोटर जो है वो इस पानी को शायद ना उठा सके। तो जितना आप ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो है, अगर ये वी है तो ये वी प्लस डी वी है, यानी चेंज इन वी। अगर ये फॉर एग्जांपल 5 है तो ये 5 तो यही है, और इसके साथ और 2 भी ऐड हो गया है थोड़ा सा, तो ये 7 बन गया, तो ये 7 - 2, ठीक है। तो जितना ये वाला फासला ज़्यादा होगा, उतना जो है मुझे ज़्यादा वर्क डन करनी होगी, सही है। सो वर्क डन, हमें ये भी वर्क डन का फार्मूला हम एफएससी में आप लोग ज्योमेट्रिक में पढ़ चुके हैं, एफ डॉट एस कहते थे या डी कहते हैं, इस तरह वही चीज़, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो एफ डॉट डी, तो एफ आप हमने ये अकॉर्डिंग टू ई डिफिनीशन एफ ये है और ये डिस्टेंस ये है, तो कर दें आप माइनस, ठीक है, माइनस क्योंकि हम वर्क डन अगेंस्ट फील्ड करते हैं, तो माइनस, ठीक है, क्यू ई और कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो कॉस थीटा, इन दोनों के बीच क्या है डिस्टेंस, वो ई इस तरफ है और फोर्स मैं इस तरफ लगाना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच हमेशा 180 डिग्री होगा, तो कॉस 180 डिग्री किस चीज़ की बराबर है 180 डिग्री के, और
वन 180 cos 180 जो है वो -1 के बराबर है, तो इसका माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू क्यू ई डी आर। ठीक है, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, डब्ल्यू डी डब्ल्यू इसके भी बराबर है, डी डब्ल्यू इसकी भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू ई डी आर, या डी डी आप कैंसिल कर दें, पूरा ले लें, तो ई इज इक्वल टू वी ओवर डी आर या डी वी ओवर